जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेकर पुनः आ चुके हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग जो है ज्योग्राफी में भूकंप अर्थक्वेक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग जाने थे। उसकी हमने तकरीबन 4 क्लास करी थी और ये आज हमारी जो है क्लास तो 32 है, लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जो है प्लेलिस्ट तो अलग अलग बनाई है, लेकिन हमारी क्लासों का जो सीक्वेंस था, जो एक ऑर्डर था, मतलब कि जो हम लोग कंसेक्टिव वाइज बढ़ रहे थे आगे लगातार, तो क्लासें हमारे वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भूकंप वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसमें ये नहीं मैंने कहा कि नहीं उसकी क्लासें अलग है, सबको हमने एक ही में ऐड करी है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगा कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी क्लास क्या है, तब उसमें बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी की पुनः जो हम क्लास वहाँ से बंद किए थे, अरावली सतपुरा, अरावली हम लोग पढ़ लिए थे, सतपुरा जो है दक्कन प्लेट्यू पढ़ लिए थे, माउंटेन पढ़ लिए थे, और इंडियन का पॉलिटिकल रीजन का जो मैप था उसको हमने अच्छी तरह जान लिया था। इंडियन कंट्री के साथ जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में हम लोग जान लिए थे। और सारी हम चीज़ें जो है पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। हमने पिछली क्लास जितनी भी करी हैं उनमें हम लोग जो है डिस्कस किए थे। आप लोग को दोस्तों पता होगा और आपने देखा भी होगा सारी चीज़ें। तो आज के जैसे मैंने पिछली भी क्लास में मैंने अनाउंस कर दिया था कि बच्चों मैं अगली क्लास जो है इंडियन ज्योग्राफी के लेके आऊँगा। उस पर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, भारतीय अपवाह तंत्र की बात करेंगे। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना। भारतीय अपवाह तंत्र का मतलब जो नदी तंत्र है, ठीक है। नदियाँ जो हैं, हिमालयन नदियाँ हों चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ हों, जैसा भी है सारा हम लोग जो है पर इसमें एक अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस। क्योंकि सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब अपवाह तंत्र में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे, कैसे हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे। सारा पहले हम लोग जो है मैप बना लेते हैं। पिक्चर दिमाग में एक पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए आपको ये है कि आप कहीं पर भी जाएँ, आप बनाने, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट आपको पता चल जाए, बाय द वे कि आपको पता चल जाए कि हमारा 15 तारीख से एग्ज़ाम है, आज जो है 1 तारीख है, तो आप अपनी पिक्चर में स्ट्रेटजी वो बनाइए कि आप 15 दिन में आप कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे क्या करना है। मान लीजिए आप रिटन एग्ज़ाम है तो आप पहले पिक्चर बनाइए ना कि भाई आप कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं। मान लीजिए आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे ऐड करने हैं। भाई आपको जो है इंट्रोडक्शन में रूपरेखा जब बनानी है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद जब उसका बॉडी बनाना है, जब इसका बीच का पार्ट जो लिखना है, बॉडी नहीं होता, इंट्रोडक्शन बॉडी इंक्लूजन, तो बॉडी में क्या क्या लिखना है, फिर इन कंक्लूज़न में क्या लिखना है, कहाँ क्या मैप बनाना है। ऐसा एक जो है हम लोग रफ वर्क कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उस समय जब रहता है, जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, हमने सारे पॉइंट एक जगह कलेक्ट करके मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा हमने जो है पेपर के बगल में हमने बना के रख लिया, तो हमको यह रहता है कि हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि लिखते समय एक फ़्लो बन जाता है और बीच में अगर हम रुक गए तो फिर फ्लो बिगड़ जाता है, फिर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ये मेरा अपना तरीका है। कुछ लोगों का रहता है कि हम लोग बस याद कर, मतलब दिमाग में जैसी जैसी बातें आएंगी हम लोग लिखते जाएंगे। कुछ का अपना अलग तरीका होता है। तो मैं बच्चों आपसे यही बताऊंगा कि आप यही तरीका अपनाइएगा। अगर मान लीजिए आप कभी मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेंस लिखते हैं, तो आप वहाँ पे यही तरीके अपनाइए, क्योंकि ये बेस्ट तरीका रहता है। इससे जो है कोई पॉइंट आपको मिस नहीं होता है। भले आपको स्टार्टिंग में जो है 5 से 10 मिनट जाएंगे, लेकिन वो आपके पॉइंट मिस नहीं होंगे, ये अच्छी बात है। मतलब ये बात याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम भीड़ में, क्योंकि भाई 50 लोग हैं, 50 में सिर्फ एक लोग जो आगे निकल के आता है, कुछ ना कुछ वो अलग करता है ना। भाई उसने भी प्री निकाला है, उसने भी मेंस देने को बैठा है, वो भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है उसने ज्ञान लिया, अच्छे टीचर्स प्रोफेसर से पढ़ा, अच्छी इंस्टीट्यूट से आया है। लेकिन आप उससे अटके कैसे हो सकते हैं, वही सब चीज़ें मायने मैटर करती हैं। उन्हीं सब चीज़ों का अपने एक महत्व होता है एग्ज़ाम में। तो आप बच्चे ये सब चीज़ें जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए। हर वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप सीख सकते हैं। एक छोटा छोटा चीज़ ही सीख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और हर चीज़ का एक बच्चों नज़रिया जो होता है, हमारा एटीट्यूड। मैं आपको एक बताऊं, आप जब जैसे मान ली मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जब जीएस 4 पेपर पढ़ाया जाता है तो उसमें एप्टीट्यूड, एटीट्यूड 2 शब्द आते हैं। ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं है। कुछ लोग को एटीट्यूड नाम सुनते हैं, तकरीबन आप जब पहली बार, जब कोई भी पहली बार नाम सुनता है एटीट्यूड शब्द को, एटीट्यूड मतलब नज़रिया क्या होता है, आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, वो चीज़ होती है। आपका देखने का तरीका क्या, आप किस नज़रिए से, कहते हैं ना तुम्हारा नज़रिया नहीं सही है। अब मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ आपको बताई थी कि नज़रों को बदलो, नज़र बदलते हैं तो क्या होता है, नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है,
सितारे बदल जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने जो बात पिछली क्लास में करी थी, तो क्या होता है कि नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एटीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एटीट्यूड बोलते हैं। आप एटीट्यूड सब सुनते हैं, दिमाग में आता है कि एटीट्यूड, जैसे हम लोग जब क्लास टाइम में थे, मतलब कॉलेज टाइम में थे या स्कूल टाइम में, कैसे स्कूलिंग में थे, तो वहाँ पे चीज़ ये आती थी दिमाग में कि एटीट्यूड मतलब वो लड़कियों वाला बात समझ में आती थी। जैसे मान ली क्लास में गए, लड़के गए, अच्छा ये लड़की बोल नहीं, बहुत एटीट्यूड है इसमें, काफ़ी जो है ये एटीट्यूड में रहती है, बात नहीं करती है, इसका मुंह फूला रहता है, बात करो हाय करो तो ये बाय बोलती है। मतलब ऐसे करके एटीट्यूड शब्द को अलग तरीके से लेते थे। मतलब एटीट्यूड का मतलब उनमें था कि घमंड, समझ रहे बात को। वहाँ पे एटीट्यूड का मतलब था घमंड, मतलब आप अलग ही तरीके से बोल नहीं रहा, मुँह फुलाए हुए है या सही तरीके से बोल नहीं रहा, तो आप बोलेंगे कि नहीं वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है। वहाँ पे आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं चीज़ें जाना, क्योंकि उस समय जो है मैच्योरिटी नहीं थी। क्योंकि कहते हैं ना, एक मैच्योरिटी लेवल आती है। आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्द आएंगे, युवा अवस्था, यंग एज, और मैच्योरिटी लेवल मतलब प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, कि हिमालय नदियाँ युवा अवस्था में रहती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में रहती हैं। तभी ये जो है महाखड्ड या मान लीजिए गार्ज का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो वो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, बहुत अच्छी चीज़ें बात मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हम लोग पहले जो बात पढ़ रहे थे थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हमने टॉपिक में हम तुरंत आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो है एटीट्यूड शब्द को इस तरह लेते थे कि वो हम गए, हमने उससे बोला, तो चलो उसकी दोस्त तो हमको बोलने लगी हाय हेलो, लेकिन उसकी जो सहेली थी तो वो हमसे बोली नहीं। वो जो है उसका एटीट्यूड, नज़रिया, नखरे। अब हमारा दोस्त जो है, ये नया दोस्त है, दो हमसे तो बोलता है लेकिन दूसरों से एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो है एटीट्यूड अलग ही है। ऐसे तरीके मतलब कई प्रकार के ख्याल आपके दिमाग में जो है उस समय आए। लेकिन जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आई, हम लोग समझदार बने, हम लोग उसको जाने, कैसे जाने, हम लोगों ने ज्ञान, शिक्षा के द्वारा उस चीज़ को, ज्ञान जो हमको मिला, ज्ञान से हमको समझदारी मिली, और समझदारी से बच्चों को कामयाबी मिलती है। इस बात को भी दिमाग में रखना है कि शिक्षा जो होता है वो हमें ज्ञान देता है, ज्ञान से हमारे अंदर समझदारी आती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आती है, और वही समझदारी हमें कामयाबी की ओर ले जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि वो जो है उस समय एटीट्यूड का मतलब अलग था। आज जो एटीट्यूड है उसका मतलब नज़रिया होता है, आप किस नज़रिए से किस चीज़ को कहाँ पर देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं बार बार, क्योंकि उनका नज़रिया सही नहीं होता, एटीट्यूड नहीं सही होता है। आप जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊँ, अगर चलो सुना ही देता हूँ। अफ्रीका में एक किसान रहते थे, मतलब एक किसान रहता था। वो, एक बात समझिएगा, अफ्रीका में एक किसान रहता था, वो खुश था, ठीक है, वो संतुष्ट था, समझिए बात को, वो संतुष्ट था, इसीलिए वो क्या था, खुश था। संतुष्ट था दोस्तों, इसीलिए वो खुश था। तो संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। अगर आप संतुष्ट हैं अपने आप से, तब आप खुश हैं। अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई है, मान लीजिए आप कोई सीजीएल करके आप आईएमए में हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, तो आप खुश तब हैं। एमईए में, मान लीजिए एमईए में हैं आप, थोड़ी एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हैं, आप संतुष्ट हैं, तब आप खुश हैं। तो संतुष्टता जो होती है, सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, ठीक है दोस्तों। संतुष्टता जो होती है, संतुष्टि होती है, वो खुशी से डायरेक्टली, खुशी जो होता है अपने अंदर, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है संबंधित होती है। अगर खुशी, संतुष्टि आपकी बढ़ रही है, सेटिस्फैक्शन बढ़ा, तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी। आप समझिएगा, सफलता एक ये नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, बस जीत लिया वो चीज़, एग्जाम निकाल के संतुष्ट, और सफलता है। सफलता एक प्रकार की संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग कहते हैं मैं जो है आईएएस का एग्ज़ाम निकालना क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं जब कोई एग्ज़ाम निकालता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन, तो संतुष्टि मिलती है, और जब उसको संतुष्टि मिलती है तब उसको खुशी भी मिलती है। तो उस किसान के साथ क्या हुआ, वो संतुष्ट था क्योंकि वो छोटा, जो अपना जो खेती करता था उसी पे संतुष्ट था, खुश रहता था, और इसीलिए खुश था क्योंकि उसको उतने में था कि मुझे खेती करना है, अच्छी पैदावार होती थी, और घर में बच्चे सब लोग थे, खुश थे। तभी एक दिन क्या हुआ, उसके यहाँ पर एक आदमी आता है, मतलब उसी का पड़ोसी रहता है, कहीं दूर रहा करता है, वो आता है उससे मिलने के लिए। तो आता है तो उसको बताता है कि हीरे के बारे में,
डायमंड के बारे में बताता है कि डायमंड क्या होता है, उसके मतलब उसकी कितना कीमती होता है, कितना प्रीसियस होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें उसको समझाता है, बताता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 10 डायमंड हो तो तुम इस पूरे शहर को ख़रीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास 100 डायमंड अगर बड़े बड़े हो जाएँ, इतने से लगभग बताता है, कैरेट में उनको उनके बारे में बताता है कि कितने कैरेट के होने चाहिए, तो आप पूरे अफ्रीका को ख़रीद सकते हैं। आप समझ लो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो ऐसा कह के वो चला जाता है। अब समझिए कि वो उस रात को सो नहीं पाता है, क्योंकि वो असंतुष्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, वो क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। इसका अपोजिट क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट हो गया तो वो क्या हो गया, नाखुश हो गया, मतलब दुखी हो गया। समझना बात को बच्चों। अब वो क्या हो गया, नाखुश हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि उसको एक ये हो गया कि भैया मुझे भी हीरे चाहिए, कहाँ से हीरे मिलेंगे। अब उसका नज़रिया समझिएगा बात को, यहाँ पर नज़रिया इसका देखिए कैसा नज़रिया इसका बदल रहा है। अब वो असंतुष्ट हो गया, नाखुश रहने लगा, दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी ने कहा आप खुश क्यों नहीं हैं? तो बोलता है कि मुझे जो है अब हीरे का व्यापार करना है, मुझे हीरे चाहिए, मैं जहाँ हूँ। अब बोलता है कि आप जो है साउथ अफ्रीका में जाएंगे। अफ्रीका का मतलब एक रीजन बताता है, वहाँ पे आप जाइए, हीरे का वहाँ व्यापार होता है, वहीं पे हीरे मिलेंगे आपको, वहीं पे खुदवाए जाते हैं, वहीं पे ज़मीन में जो है आप जाके अगर चाहें तो खोज सकते हैं उनको। तो वो क्या करता है कि वो अपने सारे खेत सब कुछ अपना एक आदमी को बेच देता है, वहीं पे एक ज़मींदार को बेच देता है, और धन दौलत सब लेकर वो निकल जाता है हीरे की तलाश में। वो फिर पूरे अफ्रीका में घूमता है, उसको हीरे नहीं मिलते हैं। फिर वो यूरोप जाता है, उसको वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं। एशिया जाता है, अफ्रीका, अमेरिका, मतलब अमेरिका जाता है, हर जगह जाता है। बाद में वो जो जाके साउथ अमेरिका में एक जगह एक नदी होती है, हताश होकर सब कुछ धन दौलत समय सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, और अंत में वो नदी पर एक नदी रहती है साउथ अफ्रीका अमेरिका में, वहाँ पर जाके वो जो है सुसाइड कर लेता है। जब वो सुसाइड कर लेता है तब, क्योंकि वो सुसाइड कर लिया, अब इधर क्या होता है, जिसने ज़मीन खरीदा था उसकी, जिस ज़मींदार ने ज़मीन खरीदी थी, वो उसी खेत पर एक दिन पानी से जो है उसको सिंचाई कर रहा था, तो उसी खेत के पास में उसको जो है एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, उस जिसने खरीदा था। तो उसने क्या किया कि उस पत्थर को सोचा बहुत चमक रहा है, उसको घर पे जाके रख दिया। जाके उसने जब घर पे रख दिया तो जिस आदमी ने, जो एक उसका पड़ोसी नहीं था पहले, जो उसको आके समझाया था, हीरे के बारे में बताया था, उसी किसान को, उसके पास आता है, तो वो आदमी के पास आता है, बोलता है कि वो किसान भैया, वो फलाने भैया नहीं आए क्या? वो कह रहे थे वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, वो तो हमको खेत बेच दिए हैं, चले गए हैं। अच्छा, तो बोलता है ये क्या रखा हुआ है? कह रहे तो पत्थर रखा हुआ है, कोई पत्थर हमको मिल गया था वहाँ पे खेत के पास, हमने सोचा कि ले आते हैं, रखा रहेगा, कुछ थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा था, चमक रहा था। तो बोले कि ये तो हीरा है, इसमें कई सारे डायमंड भरे हुए हैं, इस पत्थर के अंदर हैं। बोले मजाक क्यों कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं है तो हम इसको जो है, आपको जो है इसको सही तरीके से कटवा के हम आपको दिखा देते हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो जाता है, वो जो है सारे हीरों को जो है क्या कर देता है, निकालता है, दिखाता है कि देखिए ऐसे बड़े बड़े हीरे हैं, बहुत कीमती हीरे हैं। तो बोलता है आपको मिला कहाँ? कहता है खेत में मिला। तो जिस खेत को उस किसान ने बेचा था, उस खेत के चारों तरफ पूरे खेत में उसके नीचे हीरे दबे हुए थे। अब समझिए कि नज़रिया, आपका नज़रिया सही होना चाहिए, आप जहाँ पर खड़े हो जाएंगे वहीं पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब समझिए कि वो किसान जो है सारा विश्व घूमा, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया, उसको हीरे नहीं मिले, क्योंकि उसका नज़रिया बदल गया था। नज़रिया आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए, सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए आपका। तो अब समझिए पूरा विश्व घूम के आ गया, बाद में उसने सुसाइड कर लिया, और उसके खेत में ही वो हीरे मिले, खेत में ही वो हीरे थे। तो समझिए नज़रिया, कई लोग बोलते हैं कि हमें जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नज़रिया आप बदलिए। आप कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही आवश्यकताएँ अवसर चल कर आएगा। नज़रिया बदलिए, आपके पैर तले ही अवसर अपॉर्चुनिटी छिपी हुई हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। नज़रिया बदलिए, आपको देखने की ज़रूरत है। तो खैर छोड़िए दोस्तों, तो ये आप बताइए ना, मतलब आप यहाँ बात समझ चुके होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि एटीट्यूड हमारा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा जो नज़रिया एक सकारात्मक तक की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं आपको जो है आपकी आज क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है इसमें काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो खैर छोड़ो, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा चीज़ें, रोचकता वाली चीज़ें जानते रहेंगे, कि कई बार होता है कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन हम लोग को थोड़ा अच्छी चीज़ें भी जानना चाहिए। कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य आज जो हो गया है केवल पैसा कमाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है, रोटी कपड़ा कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञानवान लोगों को बनाना, समझदार लोगों को बनाना।
ये बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा। तो वही चीज़ें हैं कि बच्चों थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी, आप चीज़ समझेंगे कि आखिर है क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, सही है गलत है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी जो सूचनाएँ इन्फॉर्मेशन बस इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं होता कि आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए कि अकबर ने ताजमहल बनवाया था, बाबर ने पहली बार मुग़ल सम्राट मुग़ल एम्पायर की स्थापना करी थी, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी 1526 में, ये युद्ध हुआ, ये हुआ। इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपने वो समझदारी नहीं आ पाएगी आपके अंदर। ठीक है, आप बस एक कीड़े हैं, किताबी कीड़े बन के मान लीजिए रह गए। मान लीजिए आपको सिर्फ क्या है, रट्टू तोता वाला काम नहीं आपको करना है। अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी क्या मांगता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, आप उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। हमारे विचार तो ये हैं, हम अपने विचार से सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। आपके विचार में ऐसा क्या है जो उनके विचार से अलग है, तो वहाँ पे आपके विचार रखने होते, ये वहाँ पे मायने करता है बच्चों। वहाँ पे ये मायने नहीं करता 10 लाख लोग जाते हैं, सिर्फ 100 लोग ही, 100 लोग ही क्यों आईएएस बन के आते हैं, 80 लोग ही आईएएस बन के क्यों आते हैं, क्योंकि उनमें कुछ खास बात होती है। आप परसेंटेज निकालिए 0.001%, एक लोग समझ सकते हैं आप। तो वो रेशियो है, उसमें एक लोग कैसे निकल के बाहर आता है, वो हीरा कैसे निकल के बाहर आता है, नज़रिया उसका सोच, थॉट, विचार, समझदारी, आप समझिए आप बात। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसे मज़ेदार बातें करते रहेंगे और जो है पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, तब आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मैं जो भारतीय अपवाह तंत्र आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी मैं लगातार क्लासेज जो है 2-3 क्लासें, 3-4 क्लासें आपको जो दूंगा, तो आप इसमें ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं 2 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। पहले मैं बता देता हूँ, मैं आराम से पढ़ाऊँगा आपको। जिसको लगता है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, आके पढ़िए। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिनाल अकेडमी में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बोरिंग हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बातें करते हैं, तो आप कृपया जा सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा। लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसका तहे दिल से स्वागत है, और हमेशा आपके लिए जो है दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने अभी जर्नी स्टार्ट करी है, अभी बहुत दूर तक चलना बाकी है। ठीक है, ये तो सिर्फ टीजर चल रहे हैं, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, वो समय बताएगा। पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ता रहूँगा, मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा, बस आप हमारा साथ बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, मैं अब भारतीय अपवाह तंत्र की बात कर रहा था। भारतीय अपवाह तंत्र में मैं सबसे पहले प्रमुख शब्दावली के बारे में बताऊंगा आपको। उसमें मैं अपवाह बेसिन के बारे में आप डिस्कस करूंगा। अपवाह तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कंटेनमेंट जोन क्या होता है, मतलब ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो है जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कह सकते हैं हम लोग, कैचमेंट। ठीक है, कैचमेंट एरिया, इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट, कई बार पूछ लेता ना कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, तो इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। फिर इसके बाद प्रमुख शब्दावली के बारे में जान लेंगे, क्योंकि इनका बार बार यहाँ पे प्रयोग होगा कि गंगा का अपवाह बेसिन, ब्रह्मपुत्र का अपवाह बेसिन। ठीक है, तो अपवाह बेसिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जानेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण जब हुआ था, अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम का, तो 3 भागों में हुआ था। अपवाह बेसिन के क्षेत्रफल के आधार पर, जो अपवाह बेसिन होता है क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। अपवाह बेसिन के क्षेत्रफल के आधार पर 3 बड़े भागों में बांटा गया था। बड़े अपवाह बेसिन वाला क्षेत्र, मध्यम अपवाह बेसिन वाला, छोटे अपवाह बेसिन वाला एरिया। फिर अपवाह प्रणाली के आधार पर, ये क्या है, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर क्या था, हिमालयन अपवाह प्रणाली और प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली। ठीक है, ये मैं बता रहा था भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय यहाँ पे थर्ड वाला है जल विसर्जन के आधार पर क्या था, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। जल विसर्जन, जो जल जाता है उसके विसर्जन के आधार पर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय और हिमालय नदी में अंतर क्या है। ठीक है, इसको जान लेंगे। फिर हम लोग अमृत क्रांति पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग नदी जोड़ो परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है ना, नर्मदा ताप्ती नदी जो जोड़ो परियोजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। नदी जोड़ो परियोजना है क्या, आखिर क्या इसका महत्व है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पीसीएस को भी दिमाग में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग नदी जोड़ो परियोजना में क्या भविष्य में कभी संभावनाएं बन सकती हैं कि गंगा, यमुना या कोई अन्य नदियों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी है, उसमें मान लीजिए पानी की कहीं कमी पड़ जाती है, तो हम लोग जो ताप्ती कोई अदर नदी को उसमें जोड़ के उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे, ताकि वहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद जल नदी
नदी जल विवाद पढ़ेंगे, फिर नदी जल संधियाँ पढ़ेंगे, जैसे सिंधु नदी समझौता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है जानेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी दोस्तों कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था कैसे हम लोग को पढ़ने का तरीका रहेगा। तरीका ये है, प्रमुख शब्दावली पढ़ो, अपवाद तंत्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय हिमालय में नदियों में अंतर, अमृत क्रांति क्या है, नदी जल विवाद क्या है, नदी जल समझौते क्या है, ये हमारा तरीका रहेगा। ऐसे हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैंने जो PDF मेरी थी उस PDF में PPT के द्वारा भी चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसी रहेंगी कि थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें और हैं उसमें चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो बता देता हूँ दिमाग में, जो लिख देता हूँ, जरूरी नहीं कि जो बोल दूँ वही मैं लिखूँ भी, क्योंकि कई बार होता है बच्चों कि लिख ज़रूर हम लोग देते हैं लेकिन वो बोल देते हैं लेकिन लिखते नहीं, क्योंकि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो मैं आज के जो पॉइंट है उन पर डिस्कस करूँगा, आपको मैं समझाऊँगा, आप समझिएगा कि अपवाह बेसिन क्या होता है, ठीक है। अपवाह बेसिन क्या होता है इस बात को आप जो है समझिएगा। एक प्रमुख नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ, समझिए बात को। एक प्रमुख नदी, मान लीजिए मैंने गंगा की बात करी, ये गंगा नदी है, ठीक, गंगा का बेसिन पढ़ते हैं, गंगा नदी है। एक प्रमुख नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ, मान लीजिए यहाँ पे जो है यमुना नदी आ गई, रामगंगा आ गई, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए सोन नदी आ गई, यहाँ पे घाघरा नदी आ गई, गोमती नदी आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, रामगंगा आ गई, ऐसे करके कई सारी नदियाँ जो है मिल जाती हैं। तो एक प्रमुख नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र से अपना जल लेकर आती हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र से होकर अपना जल प्रवाहित करके लाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये अपना जल लेके यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि गंगा यमुना, यहाँ मतलब यहाँ पे गंगा मेन नदी है, मुख्य नदी गंगा है, तो मैं गंगा ही का नाम लूँगा। तो गंगा मतलब प्रमुख नदी, एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल प्रवाहित करके, जिन क्षेत्रों से जल प्रवाहित करके लाया जाता है, वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित करके लाया गया, अपवाहित करके लाया गया है, वो क्षेत्र अपवाह बेसिन कहलाता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा बात को। प्रमुख नदी, एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों से होकर अपना जल अपवाहित करके लाती हैं, उस क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहते हैं, जिन क्षेत्रों से होकर अपना जल अपवाहित करके लाती हैं। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में ही आ गई होंगी कि ये सारा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों, अपवाह बेसिन कहलाएगा, अपवाह बेसिन। जैसे कि गंगा का अपवाह बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र का अपवाह बेसिन हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रमुख नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों से होकर अपना जल लेकर अपवाहित करके लाती हैं, उस क्षेत्र को, जिन क्षेत्रों से, पूरा क्षेत्र है यहाँ पे सारी नदियाँ आ रही, सारा क्षेत्र कहलाएगा जिन क्षेत्रों से, ठीक है ना, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो क्षेत्र कहलाता है अपवाह बेसिन कहलाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी बात, अपवाह तंत्र। एक प्रमुख नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा सृजित तंत्र को, ठीक है ना, सृजित तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। एक प्रमुख नदी हो गई, मान लीजिए गंगा नदी हो गई, और उसके द्वारा, उसके प्रमुख नदियों के द्वारा, उसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा सृजित तंत्र, मतलब ये तंत्र, नदियाँ कई सारी तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। जब तंत्रिका तंत्र की बात करता हूँ तो मेरे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, पीछे की ओर जाएगा और ऐसे करके लगभग जाता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, थोड़ा कहाँ पे जो है मैं बनाऊँ, चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ऐसे करके बना देते हैं बच्चों, और यहाँ पे जाके मान लीजिए अपने भेजे से, मतलब यहाँ पे जो है ब्रेन से मिला जाके यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी यहाँ पे आपको 3D मैप तो है नहीं, यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आगे। तो आप समझ, तंत्र मतलब सिस्टम एक प्रकार का। तो नदी, एक प्रमुख नदी उसकी सहायक नदी के द्वारा सृजित तंत्र को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। जल विभाजक की बात करते हैं। अच्छा, जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? कोई नदी जहाँ से जल लेकर आती है, कोई नदी जहाँ से जल ग्रहण करके लाती है, उस क्षेत्र को, उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाते हैं। कोई नदी जहाँ से जल ग्रहण करके लाती है, मान लीजिए मैं अगर बात करूँ कि गंगा नदी कहाँ से जल ग्रहण करके ला रही है, ये मान लीजिए गंगेटिक ग्लेशियर, ठीक है ना, जो गंगोत्री है, गंगा का ग्लेशियर है, गंगेटिक ग्लेशियर है, वहाँ से नदी जल ग्रहण करके ला रही है। तो वो जल मतलब नदी का कैचमेंट
एरिया कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र वो वह नदी जहाँ से जल लेकर आ रही है वो उसका क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो नदी जहाँ से जल ग्रहण करके लाती है। तो ये आपको दिमाग में चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। अब जल विभाजक की बात कर लेते हैं। जल विभाजक क्या होता है? ऐसी उच्च भूमि, थोड़ी देर, 1 मिनट थोड़ा समय, इस चीज़ यहाँ तक तो आप देखिए, इसको स्क्रीन शॉट इसका आप लेना हो तो ले सकते हैं बच्चों। इसका आप स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए। अगर आपको चीज़ें नहीं दिख रही आप देख लीजिए, स्क्रीन शॉट इसका आप ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनने में दिक्कत ना जाए। बाकी आपको जो है PDF भी मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में आपको PDF भी मिलेगी। लेकिन आप इसके स्क्रीन शॉट एक बार ले सकते हैं। मैं हट गया हूँ, आप ले लीजिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा कि बच्चों थोड़ा सा चीज़ें समझानी है तो उसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो चीज़ें थोड़ा समझाने में जो है तरीके थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें सही समझानी पड़े। थोड़ा थोड़ा बच्चों थोड़ा कोऑपरेट करते हुए चलेंगे हम लोग। और बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि आपको जो है ऑनलाइन जो है क्लासें भी दें। ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा बच्चे। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए क्लासें तो आप थोड़ा सा हमारे ये करिए, इंक्रीमेंट चाहिए हम लोग को थोड़ा सा। आप यूट्यूब चैनल में थोड़ा सा हमको थोड़ा प्रमोशन दीजिए। मतलब हमारा जो सब्सक्राइबर का एक टारगेट है 1000 का, वो जल्द है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ज़रूर जो है लाइव क्लास लेके आएंगे। ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास, ऑनलाइन की नहीं बात कर रहा था, लाइव क्लास की बात कर रहा था। ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहा हूँ, लाइव क्लास की, सॉरी, लाइव क्लास की बात कर रहा था। तो मैं बता रहा था आपको जल विभाजक, क्या बता रहा था, जल विभाजक। तो जल विभाजक की बच्चों बात कर रहा था। ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र, ऐसा उच्च भूमि का, मान लिया ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र जो 2 अपवाह बेसिन को विभाजित करता है, 2 अपवाह बेसिन को अलग अलग कर देता है। मतलब ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र जो 2 अपवाह बेसिन को अलग अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग अलग। मान लीजिए एक अपवाह बेसिन ये है, मान लीजिए कई सारी नदियाँ आ रही हैं यहाँ पे ऐसे करके मिल रही, ये अपवाह बेसिन हो गया। और एक यहाँ पे हो गया ऐसे करके, ये कई सारी नदियाँ यहाँ पे ऐसे करके मिल रही, ये एक अपवाह बेसिन हो गया। ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र जो 2 अपवाह बेसिन को अलग अलग कर देता है, या उनके बीच में जो है एक प्रकार का रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है। मतलब उनको अलग अलग कर देता है, उनको या तो विभाजित कर देता है, 2 भाग अलग अलग कर देता है, ठीक है। उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। तो ये क्या कर देता है, मिलने वाला 2 प्रेमिकाओं को आपस में जो है मिलने से बिछाड़ता है। ये ठीक कहता है, ये क्या कर देता है, 2 प्रेमियों को, प्रेम करने वाला, प्रेम क्या कहते हैं उसको, प्रेमिका, और जो है उसका क्या कहते हैं, जो भी हो, छोटा हो, उसके क्या डिस्कशन, मतलब 2 लोगों को ये जो है बिछाड़ने का काम करता है, अलग अलग करने का काम कहता है कि भैया हम तुमको नहीं इनसे मिलने देंगे। ये बोलता है अच्छा मिलने दीजिए, नहीं मिलने देंगे। काफ़ी प्रयास करता है, नहीं मिलने देता है। लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो है ऊपर वाला जो है हिमालय अफवाह तंत्रवाही नदियाँ जो रहती हैं वो तो नहीं मिलने देते हैं, ये तो नहीं मिलने देता है। लेकिन ये जो है नदियाँ इधर जो प्रायद्वीपीय वाले रहते हैं, ये चुप्पे से निकल के जो है छोटा सा पार्ट बना के निकल जाते हैं और मिल के चले आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग जो है तरीका बताना था। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बता रहा था। जल विभाजक ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र होता है जो दो अपवाह बेसिनों को अलग करता है, 2 अपवाह बेसिनों को अलग करता है। इसमें जल विभाजक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ पश्चिमी घाट जल विभाजक, पश्चिमी घाट श्रेणी। 1 मिनट, घाटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें थोड़ा गलत कर दिया था। पश्चिमी घाट श्रेणी होगी बच्चों, पश्चिमी घाट श्रेणी पहला जल विभाजक है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट श्रेणी कैसे, पश्चिमी घाट जो श्रेणी होती है, 1 मिनट, ये जब हम मैप बना देते हैं ऐसे करके, ये बच्चों जो पश्चिमी घाट श्रेणी होती है, ये होती है ना पश्चिमी घाट श्रेणी, ये पश्चिमी घाट जो श्रेणी होती है, ये क्या कर देती है, प्रायद्वीपीय नदी को, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, इधर साइड की पूरी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंदर अपवाह तंत्र, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विभाजन कर देती हैं। इधर क्या है कि अरेबियन सी है,
इधर BOB है, BOB मतलब बे ऑफ बंगाल है। तो मतलब कि अब प्रायद्वीपीय नदियों का अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में अलग अलग विभाजन कर देती है। कौन? पश्चिमी घाट श्रेणी विभाजन कर देती है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, पश्चिमी घाट श्रेणी क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है, जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी, दो अलग अलग, मतलब जो बताया नहीं था कि नदी विसर्जन के आधार पर नदियों का विसर्जन, नदी विसर्जन के आधार पर अपोहा तंत्र, तो दो बताया था कि बंगाल खाड़ी का अपोहा तंत्र, तो दो भागों में जो है विभाजित कर देती है, अलग अलग कर देती है। ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट श्रेणी जल विभाजक का काम कर देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं विंध्य सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा श्रेणी, ये भारत की सबसे महान जल विभाजक श्रेणी है। ठीक है ना। यह भारत का जो है सबसे, क्या कहा जाता, यह दोस्तों क्या था, भारत का सबसे महान जल विभाजक श्रेणी है, भारत की सबसे महान जल विभाजक श्रेणी है। यह हिमालय नदी तंत्र, सबसे महान जल विभाजक श्रेणी है हिमालय नदी तंत्र, मतलब उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का विभाजन कर देती है, अलग अलग कर देती है। ठीक है ना। विंध्य सतपुड़ा श्रेणी जो है महान जल विभाजक श्रेणी है, जो उत्तर भारत की नदियों मतलब हिमालय नदी तंत्र का प्रायद्वीपीय नदियों से क्या कर देती, अलगाव कर देती है, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर देती है। तो ये एक महान जल विभाजक के रूप में जानी जाती है विंध्य सतपुड़ा श्रेणी। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों पश्चिमी, क्या कहते हैं, पूर्वी घाट श्रेणी, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। अगर मैं बात करूं बेटा पूर्वी पठार की बात करूं, पूर्वांचल की पहाड़ी, सॉरी पूर्वी पठार नहीं, पूर्वांचल की पहाड़ी है, पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी। अब पूर्वांचल की पहाड़ी क्या कर देती है बच्चों, पूर्वांचल की पहाड़ी भी एक जल विभाजक का काम कर देती है। यह भारत और म्यांमार की नदियों के, भारत और म्यांमार के बीच जो नदियाँ बहती हैं उनके बीच जो क्या कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजक का काम कर देती है। पूर्वांचल जी की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजक का काम कर देती है। यह भारत की और म्यांमार की नदियों को अलग अलग कर देती है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर पढ़ते हैं हम लोग, ये तीसरे नंबर पे हो गया। ठीक बच्चों, ये तीसरे नंबर पे था और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सही से बेटा, थोड़ा बोर्ड में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो ये आप यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथे नंबर पे बच्चों है, चौथे नंबर में क्या है, महान हिमालय श्रृंखला, महान हिमालय श्रृंखला, महान हिमालय श्रृंखला। अब महान हिमालय श्रृंखला की बात कर देता हूँ, तो महान हिमालय श्रृंखला क्या करता है, भारत और तिब्बत के मध्य, भारत और तिब्बत के मध्य जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके मध्य जल विभाजक का काम कर देता है। लेकिन एक्सेप्शनल किसको एक्सेप्शनल रखा गया है, यहाँ पर जो सिंधु नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसके अपवाद हैं, क्योंकि महान हिमालय श्रृंखला क्या कर देता है, भारत और तिब्बत के बीच नदियों का विभाजन कर देता है। मतलब भारत की नदियाँ ना तिब्बत में जा पाएंगी, ना तिब्बत की नदियाँ भारत में आ पाएंगी। इन दोनों देशों के बीच, मतलब इन दोनों क्षेत्रों के बीच, भारत और तिब्बत के बीच जो नदियों का जो इधर उधर आना जाना है उसको रोकता है, उनके बीच में जल विभाजक का काम कर देता है। लेकिन दो नदियां हैं जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं, भारत में आती हैं, तो इन दोनों अपवाद हैं। तो महान हिमालय श्रृंखला का आप समझ चुके होंगे कि क्या मतलब है। इसके बाद अरावली, दिल्ली, अम्बाला, कटक है। क्या है चौथे नंबर में, क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा में है अरावली, अरावली, दिल्ली, अम्बाला, कटक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अरावली, दिल्ली, अम्बाला, कटक है, ये सिंधु और गंगा अपोहा तंत्र के बीच क्या कर देता है, जल विभाजक का काम कर देता है। सिंधु और गंगा अपोहा तंत्र के बीच, सिंधु व गंगा अपोहा तंत्र के बीच, गंगा अपोहा तंत्र के बीच, सिंधु व गंगा अपोहा तंत्र के बीच जल विभाजक का काम कौन कर देता है, अरावली, दिल्ली, अम्बाला, कटक। पूछ लेता है कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का, सिंधु अपोहा तंत्र या गंगा अपोहा तंत्र के बीच जो जल विभाजक का काम कौन कर देता है, वो अरावली, दिल्ली,
अरावली, दिल्ली, अंबाला, कटक, ठीक है ना, अरावली, दिल्ली, अंबाला, कटक करता है। जैसे कि आपको मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चीज़ें सारी चीज़ें आपको सही से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि मैप में चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे करके मैप बनाया। अब आप यहाँ पे समझिए चीज़ों को कि मान लीजिए यहाँ पे अरावली जो है, दिल्ली, अंबाला, अरावली, कटक जो है, दिल्ली, अंबाला, अरावली, कटक जो है, इधर से क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ से जो है गंगा नदी आई, मान लीजिए यहाँ पे जो है सिंधु नदी ऐसे करके आ गई, तो इन दोनों के बीच में क्या कर देता है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र के बीच क्या कर रहा है, एक प्रकार का जल विभाजक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ठीक कर रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं पूर्वांचल घाटी की बात करूँगा, यहाँ पूर्वांचल की घाटी यहाँ पर मान लीजिए, अब पूर्वांचल की घाटी यहाँ म्यांमार है, यहाँ पे पूर्वांचल घाटी सारी है पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल की जो घाटियाँ हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये क्या कर देती हैं, भारत की नदियों को म्यांमार की नदियों की तरफ नहीं जाने देती, म्यांमार क्षेत्र में नहीं जाने देती हैं, और म्यांमार की नदी को भारत में आने नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर देती हैं, ये इन दोनों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक, अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजक का काम कर देती हैं, और इन दोनों के बीच में नदियों को अलग अलग कर देती हैं। अगर मैं महान हिमालय की बात करूँ, तो महान हिमालय मान लीजिए यहाँ से पूरा रीजन ही महान हिमालय कहलाता है। तो महान हिमालय क्या कहलाता है कि ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, ये मान लीजिए है चाइना, लेकिन एक समय तिब्बत का क्षेत्र था, तो तिब्बत से देखते हैं, तिब्बत और भारत के बीच नदियों में जल विभाजक का काम कर देती हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी जो है सिंधु नदी और क्या कर देती है, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे भारत में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे सांगपो कहते हुए यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश से कर्व करते हुए जो है भारत में आती है, दिहांग, ठीक है ना, इस सब नाम इसके हैं, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, भारत में ही कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आगे चल के हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे इनका जो है अपवाह तंत्र है, कौन कौन सी इनकी मतलब जो इनकी प्रमुख कौन सी है नदियाँ हैं, मतलब इनकी जो है ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सारा कुछ हम लोग जो है क्लास में इसकी लगातार जानते रहें, क्योंकि हम लोग लगातार क्लासें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में चीज़ें धीरे धीरे करके जो है एक जगह स्टेबल हो रही होंगी, क्योंकि जो है टाइम तो लगेगा बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा फंस गया था, थोड़ा घूमना पड़ा 360 डिग्री में। तो चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में ऐसे बैठेंगी बच्चों, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ पढ़ाने में, और मैं थोड़ा आराम से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है मैं धीरे धीरे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है टाइम की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैं कितने दिन में कंप्लीट करूँगा, मुझे ये है कि थोड़ा सा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, और चीज़ें थोड़ा सा पढ़ने से अच्छा पढ़ो भी, और थोड़ा और चीज़ें भी समझो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया नहीं कि वो चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है ना, समझदार जिसे बनना कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं वो। तो मैं ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ आपको, ये तो दे ही रहा हूँ, ये चीज़ें आप समझने की क्षमता है आपके अंदर आएगी जब आपका दिमाग में एक अलग से हार्मोन्स जनरेट हो जाएगा, आपका जो है पॉजिटिव नज़रिया रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। क्योंकि आप तरीके भी तो समझो कि आप ये पढ़ने के लिए नहीं सिर्फ बैठे हुए कि आप पढ़ के यहाँ पे चले जाओगे, आप पढ़ के उसके बारे में सोचने की जो क्षमता है, जो मनन क्षमता है, सोचने की जो आपके अंदर कैपेसिटी जो यहाँ पे बिल्डअप होने वाली है, ऐसे ही मोटिवेशन थॉट्स से आएंगी। कहते हैं कि जैसे भगवान राम जी जो थे 14 वर्ष के वनवास काट लिए, उनको कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है ना, उनको तो मान लीजिए कोई नहीं आया, उन्होंने सारा कुछ किया, तो उनके अंदर मोटिवेशन था, उनके अंदर पहले से ही जोश था कि नहीं मुझे सीता माता को लेके आना, 14 वर्ष का वनवास काट के आना है। लेकिन हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, वो डाइवर्ट नहीं हुए थे। उनसे सीखी भगवान रामचंद्र जी से कि वो अपने एम के प्रति सीधा अडिग थे, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी कि मुझे बस 14 वर्ष का वनवास कैसे काटना है। प्रॉब्लम्स जितनी भी आएंगी उन प्रॉब्लम्स को मैं फेस करूंगा, और मैं 14 वर्ष के बाद ही घर वापस लौटूंगा, बीच में वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 14 वर्ष का पूरा वनवास, पूरा जो है लड़ाई अपने दम पे सारा किया। ये नहीं कि हम लोग अयोध्या आए होते पूरा जो है सेना लेके फिर वापस गए होते, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर डेडिकेशन है, मैं करके दिखाऊंगा। अगर इतना नहीं किए होते, अगर वापस लौट गए होते 14 वर्ष के बाद अंदर ही से, तब वो भगवान नहीं कहलाते। भगवान तभी कहलाते हैं लोग, भगवान बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है। भगवान का जो पद है इतने आसानी नहीं मिल जाता है। कहते हैं भगवान आप में भगवान दिखते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने तपस्या करी है।
हम ये अब जो हम लोग कर रहे हैं ये तपस्या ही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक प्रकार का तपस्या ही समझिए। मैं आपको पढ़ाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ये तपस्या ही एक प्रकार की तो है बच्चों। पढ़ाता ज़रूर हूँ लेकिन चीज़ें आपको ज़रूर मैं देता रहता हूँ। मैं बहुत जल्द जो है एक मोटिवेशन सेशन लेकर आने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, हमारा बहुत जल्दी एक मोटिवेशन सेशन आएगा। हम लोग हर सेशन पे एक नई नई चीज़ जानेंगे कि मान लीजिए अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप उसको कैसे नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप किस चीज़ को पा सकते हैं, जीतने के तरीके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि हम समझ नहीं पाते हैं और थोड़ा उस भीड़ से पीछे हट जाते हैं। किससे हट जाते हैं? उससे जो है पीछे हट जाते हैं। तो मैं आज की क्लास को जो है दोस्तों एक मोटिवेशन थॉट के साथ ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम लोग जो है फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आपके साथ ऐसे ही मिलेंगे। और जो हम आगे जो है भारतीय अपवातंत्र का वर्गीकरण जैसे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको एक हिंट दे कैसी कई चीज़ें बताऊँगा कि आज जो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, एक समय था कि यमुना नदी, भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने प्रूफ किया है, उनकी बात को माना गया है। उन्होंने कहा था कि पहले यमुना नदी अरब सागर में गिरती थी। समझिएगा, यमुना नदी पहले अरब सागर में गिरती थी, जो आज यमुना नदी प्रयागराज संगम में आकर मिल जाती है गंगा में। गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है एक समय था 2.4 अरब वर्ष पूर्व की बात है ये। ठीक है, कैसे घटनाएं घटी, कौन सी घटनाएं थी, ठीक है ना, कि कौन सी ऐसी घटना घटी जिससे क्या है कि जो गंगा नदी का पहले जो है प्रवाह अरब सागर की ओर था, उसका प्रवाह जो है उत्तर की ओर हो गया। मान लीजिए भले ही उत्तर से वो निकल रही थी, लेकिन उत्तर से सीधा इसको दक्षिण की ओर आना था, मतलब अरब सागर में गिर रहे थे, लेकिन अचानक से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और जब गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई, कैसे, ये भी आपको चीज़ें बताएंगे हम लोग। ठीक है ना, आप बस पेशेंस बनाए रखिएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे मालदा भ्रंश का निर्माण हुआ है, कैसे क्या कहते हैं कि, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो अरावली रेंज है ये कहीं ना कहीं हिमालय का पार्ट थी। ठीक है, कैसे क्या हुआ कि हिमालय का पार्ट नहीं रह गई है, कैसे क्या है कि सिंधु नदी जो है अरब सागर की ओर मुड़ गई है, कैसे जो है जो भारत में जो है जैसे मान लीजिए मैंने बताया नहीं था कि महान जल विभाजक का काम कर देती है, लेकिन एक्सेप्शनल में जो है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी और जो है सिंधु नदी का अपवातंत्र नहीं आता है। ये भी तो आती हैं जल विभाजक, इनको कैसे निकल के बाहर आ जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग जब पढ़ेंगे कैसे नदियाँ साउथ की ओर जो नदियाँ हैं वो अरब सागर की ओर की क्यों बहती हैं, सॉरी अधिकतर नदियाँ जो हैं, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वह बंगाल की खाड़ी में ही क्यों गिरती हैं, क्यों ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्यों ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, कि उत्तर भारत की नदियाँ डेल्टा का ही निर्माण क्यों कर देती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदियाँ अरब सागर में क्यों गिरती हैं, ये क्यों नहीं बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो ये क्यूरियस वाले क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा रोचकता के साथ पढ़ेंगे ना दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है बच्चों। अभी ये तो है नहीं कि मैं जो है चीज़ें आपको जो है, क्योंकि अभी हम जो है सारे सब्जेक्ट, हम भी ये नहीं कि मैंने जो है भले अपना यूजी पीजी सारा कुछ मैंने देखा है चीज़ें अलग अलग तरीके से, मैं भी अब नई चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उन पे भी मैं भी अपने आप को सोचता हूँ कि कैसे आप बच्चों को समझाना है। क्योंकि एक बड़ी बात ये होती है खुद समझना और दूसरों को समझाना। खुद समझ जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरों को समझा पाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी ये होता है कि हम समझ तो गए लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। हमारे पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन दूसरों को समझाने के तरीके नहीं हमको पता होते हैं, तो वो फिर बेकार है वो चीज़ें, है ना। क्योंकि हमको दूसरों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, हमको दूसरों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो क्या मैं चलूँ, मैंने आपको यहाँ तक तो चीज़ें बता दी हैं। तो अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि बच्चों को जो है, क्योंकि हम बातें बहुत कर जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पढ़ाना तो कम ही होता है लेकिन मोटिवेशन चीज़ें कुछ अन्य बातों में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आपको लगता होगा सर पढ़ाते कम है, जो है ये इधर उधर की बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा मतलब ये रहता है बच्चों के थोड़ा सा आगे बढ़ता, जो पढ़ाता वो आगे बढ़ूँ, तो यही लिए थोड़ा सा मैं जो है ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।